CSC कहते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये बेसिकली, जो कि स्टाइपेंड आपको देता है मंथली। जो आपका अखराजात होते हैं स्टूडेंट्स के, जूनियर्स हैं या हमारे जानने वाले हैं, किसी ना किसी तरीके से हमसे रब्ता करते हैं, तो अक्सर इनके जो क्वेश्चंस होते हैं कि हमने अप्लाई करना है, हमने मास्टर्स करना है, हमने PhD करना है, राइट। तो क्या करें। एक चीज़ हम देखते हैं ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के हवाले से या ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, तो हम तो उसके इफ़ेक्ट में आ रहे हैं, उसके असरात हमारे ऊपर हो रहे हैं। तो यूरोप, अमेरिका अभी भी मतलब वही कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअल इमिशंस करती हैं, जो पोल्यूशन फैलाती हैं, कार्बन एमिशन। आपने उस प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट आपने देख लिया, उसके रिसेंट रिसर्च आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं, पढ़ के आप फिर देखते हैं कि अब आपका इंटरेस्ट उस प्रोफेसर के साथ मैच करता है, तो फिर आप अपनी CV में केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, फिर आपकी फिल्ट्रेशन प्लांट से जो ऑयली कंटेंट है वो आपके उसमें शामिल हो जाता है। ये सारे बेसिकली काजेज़ हैं कि क्लाइमेट चेंज, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं मेरी नज़र में। फिर हम अगर आते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ में अगर हम आते हैं तो फिर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दी डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ गेस्ट को बुलाते हैं, शवाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद, ताकि हम उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज आप तक दिखा सकें। आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं हैदर अब्बास मीर साहब, जो कि PhD फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। यूकास बीजिंग चाइना से जो है वो PhD कर रहे हैं। सबसे पहले हैदर अब्बास मीर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन हैदर साहब, हम भी ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा तालीमी जो सफ़र है, आपका एजुकेशनल जर्नी थोड़ा शेयर करें कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, अभी इसी तरह आप अपना थोड़ा तालीमी सफ़र के हवाले से शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया समर अब्बास, और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया वेलकम। और इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। तालीमी सफ़र मेरा गिलगित शहर से ही मेरा है। अल असर स्कूल से मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग वहीं से हुई, फिर मैंने मैट्रिक APS स्कूल से किया, फिर पब्लिक कॉलेज जुटियाल से मैंने FSC की। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो फॉरेस्ट्री में मैंने किया है, PFI पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर से। और उसके बाद मैं गया हूँ अपने MPhil के लिए चाइना, बीजिंग में, बीजिंग फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी MPhil की है, और कंटिन्यू किया मैंने PhD वहीं से चाइना से, और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस चाइना में उसके मुख्तलिफ़ इदारे हैं, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं फील्ड वाइज। मोर देन 125 इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें से एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफिक साइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि बीजिंग में है। उसमें मैं करंटली PhD का स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। इकोलॉजी का, क्लाइमेट चेंज मेरा डायरेक्शन है, स्टडी डायरेक्शन है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके इस डिस्कशन में हम बहुत से टॉपिक्स पे ले लेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्कॉलरशिप्स के हवाले से, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप क्या समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके के जो है वो स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पे थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी ज़रूर। स्कॉलरशिप्स जो है ना वो बहुत टाइप्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। ओके। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो सबसे मशहूर और मारूफ स्कॉलरशिप, जो हर खास व आम को आलमोस्ट पता है, जो है CSC कहते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये बेसिकली, जो कि स्टाइपेंड आपको देता है मंथली। जो आपका अखराजात होते हैं स्टूडेंट्स के, और आपको रिहाइश देता है उसमें, और फर्दर आपकी जो फ़ीस वगैरह है, जो एकेडमिक फ़ीस होती है सेमेस्टर वाइज, वो भी उसी स्कॉलरशिप में कवर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स लेते हैं वो इसी स्कॉलरशिप में लेते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट्स। ओके। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अपने स्कॉलरशिप्स हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ अपने यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स वो ऑफ़र करती है, और ये भी उसी तरह ही पब्लिश होते हैं ऑनलाइन उनकी वेबसाइट्स में, जैसे CSC होता है।
ठीक है। क्योंकि सीएससी में इनफ नहीं हो सकते हैं स्टूडेंट्स मतलब यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसलिए यूनिवर्सिटी अपने साइड से भी अनाउंस करती है फर्दर स्कॉलरशिप्स। उससे हट के है चाइना में यूकास, जो जिस इदारे से मैं इस वक्त अपनी डिग्री कर रहा हूँ, वो कुछ और भी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रहा है, जैसे कि बहुत वो ये सबसे हाईली पेड स्कॉलरशिप्स यूकास आपको दे रहा है, उसको एनसू स्कॉलरशिप भी कहते हैं। और यही स्कॉलरशिप पहले कैस्ट वास स्कॉलरशिप के नाम से मशहूर था, अब इसको थोड़ा सा इन्होंने जो स्टाइपेंड है मंथली उसको थोड़ा सा कम करके सीटें बढ़ा के एनसू के नाम से इसको अभी ये चला रहे हैं। ठीक है। और फर्दर मैं बता दूं कि इनके जो चाइना में स्टेट्स हैं, हर स्टेट के भी स्कॉलरशिप्स हैं, प्रोविंसेस हैं, मतलब प्रोविंस की प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स भी हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी हैं, इनके गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एक कोई स्टूडेंट्स सपोज ग्रेजुएशन करके फारिग होता है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है या कोई एमएस/पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसको बेसिक नीड्स क्या होती है वहाँ पे? लाइक रेफरेंसेस लेटर्स होते हैं या आपका प्रपोजल होता है, कोई इंटरेस्टेड हो, कोई आइडिया जनरेट करना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे साथ जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ हमारे जो जूनियर्स हैं या हमारे जानने वाले हैं, किसी ना किसी तरीके से हमसे रब्ता करते हैं, तो अक्सर इनके जो क्वेश्चंस होते हैं कि हमने अप्लाई करना है, हमने मास्टर्स करना है, हमने पीएचडी करना है, तो क्या करें, तो पर डायरेक्ट हमने एडमिशन लेना है। ये बेसिकली होता नहीं है, इसका एक प्रॉपर चैनल है। ठीक है। पहले होता भी होगा आज से पहले, लेकिन अभी इतनी वहाँ पे ना मतलब लोगों का रश कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है, हर कंट्री से लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और फ्लो जो है पाकिस्तान से ज़्यादा है। अच्छा। मैं खुद आई विटनेस हूँ, मेरा एक प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे अपनी ईमेल लिस्ट दिखाई कि आउट ऑफ 1700 प्लस जो है ना, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ईमेल्स होती हैं उनके पास। दे इवन डोंट बॉदर टू ओपन द ईमेल, मतलब वो ओपन भी नहीं करते हैं बहुत सारी ईमेल्स। कभी कभार अगर उसको बहुत इम्पोर्टेंट या कोई बंदा चाहिए होगा तो उसने वैसे अगर देख लिया स्क्रॉल डाउन करके, चलो यार देख रैंडमली, तो ऐसा होता नहीं है कि आप जाएंगे जस्ट अप्लाई करेंगे, एक ईमेल कर दिया तो बस आपका एडमिशन हो गया, या इस तरह नहीं होता। तो उसका प्रॉपर वे ये है कि आप अपना फील्ड सबसे पहले सर्च करें, यूनिवर्सिटी सर्च करें कि यार आपका फील्ड है वो किस किस यूनिवर्सिटी में ये फील्ड ऑफ़र हो रहा है। आपने राइट डाउन करना है कि यार मेरा ये प्रोग्राम है, ये इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। फिर आपने हंटिंग करनी है अपने इस प्रोग्राम को राइट डाउन करके, फिर आपने क्या करना है उस फील्ड के अंदर जाके प्रोफेसर को आपने सर्च करना है कि आपका जो इंटरेस्ट है, रिसर्च इंटरेस्ट, उसके हिसाब से आपने प्रोफेसर को ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपने उस प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट आपने देख लिया, उसके रिसेंट रिसर्च आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं, पढ़ के आप फिर देखते हैं कि अब आपका इंटरेस्ट उस प्रोफेसर के साथ मैच करता है, तो फिर आप अपनी सीवी में जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उस फील्ड के अंदर या आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आप इनलिस्ट करते हैं अपनी सीवी में, एक कवर लेटर लिखते हैं, फिर उसको आप बताते हैं कि मैं इस फील्ड में, इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। सिंस आई हैव द बैकग्राउंड नॉलेज इन योर फील्ड, सो काइंडली आप मुझे कंसीडर करें अपने एमएस स्टूडेंट के लिए या पीएचडी स्टूडेंट के लिए। ठीक है। उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे इधर जो स्टूडेंट्स हैं लोकल, ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज पे वो बेस करते हैं अपनी जो एकेडमिक्स हैं। वहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा फोकियत मिलती है, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अप्लाई करेंगे या करना चाहेंगे तो अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, लाइक आपके फील्ड में प्रोग्रामिंग है, आप प्रोग्रामिंग सीखें। आपके फील्ड में कोई एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आप कोई केमिकल रिएक्शंस जो आप अपने लैब में करते हैं वो सीखते हैं, आपको ये सीखना चाहिए। फिर उसको आप अपनी सीवी में मेंशन करें कि मुझे ये आता है, इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पाइथन आना चाहिए, C++ आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो टाइमली उसको टाइम देके सीखें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप एमएस या पीएचडी के लिए जाने के लिए, एडमिशन के लिए, एक प्रोफेसर से कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, आपकी एमएस जो है वो फॉरेस्ट्री में है और अभी आप पीएचडी कर रहे हैं इकोलॉजी के अंदर ना, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट से रिलेट है। आप इसको कैसे समझते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के डायनेमिक्स में
ये जो इकोलॉजी है या पहले हम हाँ इकोलॉजी के ऊपर ही बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही। तो आप सादा अल्फाज में हमारे पब्लिक को समझाएं कि ये बेसिकली इकोलॉजी क्या चीज़ है, कैसे जो है वो एक प्रोसेस होता है, इस पे आप अपना इनपुट दे रहे हैं। जी, इकोलॉजी बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है, यूँ ओके। कह लीजिए कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है। इसके अंडर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कॉमनली पब्लिक में यूज़ होती हैं, जैसे कि इकोसिस्टम है, नीच है, इकोलॉजिकल नीच है, या फिर आप मतलब मैं डीप नहीं जाना चाहूँगा। सिंपली इकोलॉजी अगर आप सिंपली डिफ़ाइन करें तो इस तरह है कि जानवरों या फिर पौधों या फिर कोई भी जानदार, उसका जो रिलेशनशिप होता है, जो उसकी जो इंटरेक्शन होती है बेजान चीज़ से, हवा, पानी, कुछ आप ले लीजिएगा, मतलब द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके। तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर आप कह लीजिए इकोसिस्टम एक होता है, एक स्मॉल एरिया, उसके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होती है। ठीक है। या फिर यूँ कह लीजिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रही है। ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आप इसको इकोलॉजी कहते हैं हम। ज़बरदस्त। अच्छा, आजकल हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये एक बर्निंग इशू है। हम ग्लोबली कंटेक्स्ट में देखते हैं, पाकिस्तान में, फिर गिलगित बाल्टिस्तान में आते हैं, तो इसकी आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है, या ये जो मौसमियाती या माहौलियाती तब्दीली है, इसके क्या वजूहात है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वैसे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको हम कुछ अल्फाज में या फ्यू सेंटेंसेस में हम इसको समेट नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर अगर हम देखें तो एक होता है कि क्या हुआ, कि मतलब व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, एंड हम उस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हुआ। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कैसे हुआ, तो उसको हम ड्राइवर्स या मैकेनिज़म्स कहते हैं। कि मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ऐवी तो नहीं हो गया कि मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे काजिज़ होते हैं। ठीक है। अगर हम उन काजिज़ में मेजर काजिज़ देखें तो हम कह सकते हैं कि एक होता है हमारा प्री इंडस्ट्रियल जोन या प्री इंडस्ट्रियल एरा, ओके। जो कि 1980s, उससे पहले भी है, लेकिन जो मेजर रिवोल्यूशन आया है ना इंडस्ट्रियल एरा का, वो 80s के बाद आया। तो आफ्टर 80s जो इंडस्ट्रियल एरा का जो बूम हुआ ना, उसके बाद कार्बन एमिशंस का मतलब है, यूँ समझ लो कि बम्बार्डमेंट हो गई है पूरी दुनिया में ना। यूरोपियन साइड से शुरू हो गया, रशिया, फिर चाइना, अब इंडिया, फिर पाकिस्तान, ये जो हमारे साउथ एशियन रीजन्स में भी अब इंडस्ट्रियल जोन जो है ना फुली फंक्शनल है। अब हम बात तो करते हैं कि इस वजह से होता है क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, वी कैन डू इट। जिसमें हमारी रोज़मर्रा मामलात में हम गाड़ी चलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन होती है। अच्छा, हमारे फॉरेस्ट सेक्टर में हम अगर बात करें तो फॉरेस्ट सेक्टर में आए रोज़ मतलब हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन, और ये काजिज़ हैं बेसिकली कि फिर इंडस्ट्री से जो आपका केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, फिर आपकी फिल्ट्रेशन प्लांट से जो ऑयली कंटेंट है वो आपके उसमें शामिल हो जाता है। ये सारी बेसिकली काजिज़ हैं कि क्लाइमेट चेंज, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं मेरी नज़र में। फिर हम अगर आते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ में अगर हम आते हैं तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ, जो अभी मैंने डिस्कस किया वो कुछ वो पॉइंट्स हैं जो क्यों हुआ है। ठीक है। अगर हम रोक लें इसको, कैसे रोक लें, मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे रोक लें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कॉमन पर्सन या हमारे माशरे में एक आम आदमी जो कर सकता है वो ये है कि कुछ दरख्त लगा ले, कोशिश कर ले कि अपनी जो कार्बन एमिशंस हैं वो मिनिमम कर दे। जो फ्यूल हमारी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, अगर वो पर्सनल गाड़ी यूज़ कर रहा है अपने ऑफिस में आने जाने के लिए, तो वो कोशिश करे कि पब्लिक बस में चला जाए, क्योंकि उसमें ये होगा कि अगर अपनी गाड़ी में 40 बंदों ने एक जगह से एक जगह जाना है तो
अगर हर बंदा अपनी गाड़ी लेके जाएगा तो एमिशन ज़्यादा होगी, अगर वो सारे इकट्ठे होकर एक बस में चले जाएंगे हाँ। तो एमिशन रिड्यूस हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो एक पब्लिक एक कॉमन या एक आम आदमी कर सकता है। ज़बरदस्त। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता, उसके अप्रोच में नहीं है। उसके लिए एक कंट्री लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या यूनाइटेड नेशंस के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो इस तरह के काम कर सकते हैं जो कंट्रोल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम देखते हैं ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के हवाले से या ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, तो हम तो उसके इफ़ेक्ट में आ रहे हैं, उसके असरात हमारे ऊपर हो रहे हैं। हम तो दुनिया के अंदर ये जितने भी माहौल को डिस्टर्ब करने में हमारा इतना ज़्यादा रोल नहीं है जो हम अनडेवलप कंट्रीज़ हैं। लाइक जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सारा दुनिया में सारी पोल्यूट मेरे ख्याल में वो करते हैं क्लाइमेट को। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में कोई रिलीफ मिल सकता है गिलगित बाल्टिस्तान के या जो माउंटेन एरियाज़ की कम्युनिटीज़ है उनको? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। ये अक्सर आप आर्टिकल्स में भी देखते हैं, न्यूज़ में भी आप सुनते हैं कि देयर इज़ नो रोल इन पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट और इन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल नहीं है। 0.1% या 0.5% भी हो सकता है या नहीं, मतलब इस तरह की कंडीशन है। बेसिकली जो मेन पोल्यूटर्स हैं ग्लोबल वो कंट्रीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, लाइक करंटली चाइना एंड इंडिया। और अगर हम कुछ डेकेड्स पहले चले जाएं तो यूरोप, अमेरिका, अभी भी मतलब वही कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअल एमिशंस करती हैं, जो पोल्यूशन फैलाती हैं। कार्बन एमिशन, जो ग्लोबल वार्मिंग का टर्म कॉमन एक आम इस्तिलाह है कि ग्लोबल वार्मिंग, ये बेसिकली यही चीज़ है कि आपकी कार्बन एमिशंस होती हैं। तो कार्बन एमिशंस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी आपकी हीट ट्रैप होगी और आपका जो एटमॉस्फेयर है वो हीटअप होगा, जिसको हम कहते हैं यार गर्मी हो गई, और जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो, ये चीज़ है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका जो टॉपिक है जिसमें आप पीएचडी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हाई लैंड और लो लैंड के हवाले से, लाइक माउंटेन एरियाज़ उससे कितना इफेक्ट हो रहा है, या जो उससे बालाई इलाकों की निस्बत जो अपना लो लैंड्स पे हैं वो उससे कितने इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट से या इकोसिस्टम पे। इस पे आपका अभी तक क्या जो है वो इस पे रिसर्च है या इस पे आपने क्या काम किया हुआ है? जी बिल्कुल, जो मैं अपने डॉक्टरेट स्टडीज़ में मैं जो रिसर्च डायरेक्शन जो मेरी है वो है ग्लोबल हाईलैंड्स के ऊपर, जिसमें जो हमारा एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का, उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। रिसेंटली जो एक फिनोमिना जो साइंसदानों ने डिस्कवर किया है या उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, एक टर्मिनोलॉजी है कि EDW, एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो सीनियर साइंटिस्ट हैं इस फील्ड के, इकोलॉजिस्ट हैं या क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्रूफ भी कर दिया है और उन्होंने अपने आर्टिकल्स, उनके पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, उन्होंने दिखाया कि टेक्निकली आपका जो टेम्परेचर है विद द इंक्रीजिंग एलिवेशन, आपकी जो एल्टीट्यूड, जो आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ना, तो टेम्परेचर आपको तो लगता है कि आप ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। कॉमनली यही एक समझा जाता है कि आप जितना पहाड़ के ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता है। ये बेसिकली सही समझते हैं आम बंदा, लेकिन अगर साइंटिफिकली उसको टेक्निकली देखा जाए तो आज से 40 साल पहले आप यूँ कह लीजिए कि नांगा पर्वत के एक ख़ास एलिवेशन पे, हम ये कह लें 7500 मीटर्स में या 7000 मीटर में 15 डिग्री सेल्सियस था 2 डेकेड्स पहले। तो आज वहाँ पे उसी महीने के उसी डेट पे अगर आज देखेंगे तो वो 16 या 17 हुआ होगा। अब वैसे क्योंकि उसी इंटेंसिटी से इधर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो नीचे ज़्यादा गर्मी है, आप ऊपर जा रहे हैं, कम तो हो रही है टेक्निकली, आपको तो ज़ाहिरी तौर पे तो कम हो रही है, लेकिन आप अगर पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं कि यार 40 साल पहले जून के महीने के 15वीं तारीख में यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, ठीक है, तो आज उस टेम्परेचर को जब कंपेयर करेंगे तो 1 से 2 डिग्री या 0.1 या 0.5, मैं फिगर पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन बढ़ गया है टेम्परेचर। मेरी खुद भी जो अपनी रिसर्च है उसमें भी मैंने फाइंड किया है कि ये जो इस्तिलाह है एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग, ये ट्रू है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा हैदर साहब, हमारे पास अगर टाइम की बहुत किल्लत है, लास्ट में इंशाल्लाह आपके साथ इंटरेक्शन हमारी टाइम टू टाइम चलते रहेगी, आपसे इस्तिफादा, आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस हम लेते रहेंगे।
लास्ट में आप गिलगित बाल्टिस्तान के जो हमारे अवाम हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि हमारे पास जो नेचर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट की शक्ल में, ग्लेशियर्स की शक्ल में, दिगर जितने भी हमारे पास यूनिक जो रिच हमारे पास रिसोर्सेज है उनका हम कैसे यूटिलाइजेशन करें, एक मैसेज की शक्ल में आप अपना इनपुट दे दें। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छे अल्फाज यूज़ किए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चूँकि हम जिस रीजन में रह रहे हैं वो एक यूँ समझ लीजिए कि ये एक जन्नत का टुकड़ा है। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपोजर है ग्लोबल इधर अपना एशियन साइड पे, तो हमें रात को तारे नज़र नहीं आते। ये एक ब्लेसिंग है कि हम अभी भी गिलगित में रात को तारे देख सकते हैं। ये इसको बचाना है तो हमें पोल्यूशन से मैक्सिमम अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं बीइंग एन इंडिविजुअल। हम जिस तरह प्लास्टिक की जो यूसेज है उसको मिनिमाइज़ करें। हमारी जो गाड़ियां हैं उसको हम मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चलाएं, अननेसेसरी ड्राइव्स ना करें, और अपने फॉरेस्ट सेक्टर को हम जितना कोशिश करें कि प्लांटेशन करें। एक बंदा एक साल में एक ट्री लगा ही सकता है, और हमारे डिपार्टमेंट्स जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी में रीफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स करें। और ग्लेशियर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये फ्रेश वाटर के आफ्टर आर्टिक ये थर्ड पोल कहते हैं जिसको, हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू है। हमारा जो रीजन है बहुत ही इनरिचेस है, तो इनकी प्रोटेक्शन हम नेचुरली, तो ये क्यों नेचुरल प्रोसेस से हम कर तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम इतना कोशिश कर सकते हैं इसको जो सराउंडिंग फॉरेस्ट है जिसको मोरेन कहते हैं उसको हम प्रोटेक्ट करें, जिसकी वजह से हम अपने नेचुरल जो ग्लेशियर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है कि अपने और अपने माहौल का साथ ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब। नाजरीन, लास्ट में इस मैसेज के साथ यकीनन जो है वो माहौल हमें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इको फ्रेंडली जो है वो सरगर्मियाँ या पॉलिसीज़ हमारी होनी चाहिए। यकीनन माशरा है तो हम हैं, हमारे लिए, इंसान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इन्वायरमेंट ही है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक कश्ती में सवार है। अगर एक भी बंदा उस कश्ती में कोई सुराख करता है तो हम सब जो है वो तबाह हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की मिसाल पूरी दुनिया में इस तरह है। आप प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।